नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करूं उसके पहले एक छोटी सी अपील मैं अपने दर्शकों से कर लूं। छोटी सी अपील इस बात को लेकर कि सत्य हिंदी को आपकी मदद की जरूरत है, ईमानदार पत्रकारिता के लिए, निर्भीक और निडर और साहसी पत्रकारिता के लिए, और सच आप तक पहुंचे इसके लिए भी। इसके लिए सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक मदद करें, आर्थिक डोनेशन दें। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी बहुत मदद होगी, साथ ही साथ पत्रकारिता के लिए भी आपका बड़ा योगदान होगा। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। भारतीय मीडिया के बारे में आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके की बातें पिछले कई सालों से लगातार चल रही, लेकिन ऐसा लगता है जैसे माहौल थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा। अभी तक क्या था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई खबर छपती थी, वॉशिंगटन पोस्ट में कोई खबर छपती थी, इकोनॉमिस्ट में छपती थी, फाइनेंशियल टाइम्स में छपती थी, द गार्डियन में छपती थी, टाइम मैगजीन में छपती थी, और हम सब लोगों को लगता था कि जो पत्रकारिता वहां हो रही है, जो भारत सरकार के बारे में जो भारत सरकार की गलतियों के बारे में जो टिप्पणियां की जाती हैं, वो शायद हमारे देश में उस तरीके से नहीं की जा रही है। और एक बड़ा सवाल भारत के मीडिया के ऊपर लग गया था। यह कहा जाता था कि भारत का मीडिया दरअसल गोदी मीडिया हो गया। लेकिन आज मैं दो बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन्स हैं, उनकी कवर आपको दिखा रहा हूं, और उनको देखने के बाद लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ माहौल तो जरूर बदला है इस देश के अंदर। पहला कवर है, वो है आप देखेंगे वो आउटलुक मैगजीन। आउटलुक मैगजीन इस देश की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक रही है, जिसको बहुत आउटलुक का ये कवर है। वैसे तो मैंने हिंदी में देखा है, लेकिन इसका अंग्रेजी में, आउटलुक अंग्रेजी में लिखा हुआ मिसिंग। हिंदी में इसका तर्जुमा करके जो हिंदी आउटलुक है उस पर लिखा गया लापता, फिर नीचे गया नाम भारत सरकार, उम्र 7 साल, और खबर है भारत के लोग। ये आउटलुक का कवर है, यानी कहता कि भारत सरकार लापता है, गायब है, मिसिंग है। अब आपको दिखाते हैं इंडिया टुडे का कवर। इंडिया टुडे का ये कवर पिछले हफ्ते आया था और उस पर भी चर्चा बहुत हुई थी। इंडिया टुडे का कवर जो लिखता है द फेल्ड स्टेट, यानी नाकारा सरकार आप कह सकते हैं, या असफल सरकार कह सकते हैं। ये कोरोना के समय में दो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का भारत सरकार यानी मोदी सरकार के कार्यकलाप पर, उनके कोरोना के हैंडलिंग पर टिप्पणियां हैं। ये टिप्पणियां भारत के मीडिया में 2014 के पहले अक्सर बहुत बार हुआ करती थी। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त भी बहुत तीखी टिप्पणी इंडिया टुडे की तरफ से हुई थी। और एक लाइन जो मुझे अभी भी याद है, the leader for which the country waited for so long is now waiting to depart। 2002 में ये टिप्पणी आई थी। बहुत सारे और टिप्पणियां भी थी, लेकिन 2014 के बाद से इस तरीके की टिप्पणियां, कवर स्टोरी का आना हम सबको चौंकाता है। इंडिया टुडे ने जो अपनी एडिटोरियल लिखा है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये अरुण पुरी एडिटर इन चीफ लिखा है। ये अंग्रेजी में है, का हिंदी तर्जुमा मैंने किया है थोड़ा संक्षिप्त करते हुए। सरकार भूल गई है कि जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। किसी का इस्तीफा नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मीठी मीठी बातें करते हैं, अफसरशाही का दिमाग जम गया है। किसी को पता नहीं है केंद्र जिम्मेदार है, राज्य। प्रधानमंत्री का राष्ट्र को भरोसा देना बाकी है, कैबिनेट मंत्री गायब है। डॉट डॉट डॉट। यह समय है जब प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा होना पड़ेगा और उनसे जो अपेक्षा की गई थी वो करे, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। अन्यथा परिणाम भयानक होगा, इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। एक अर्थ यह है कि जिस तरीके से सरकार इस वक्त काम नहीं कर रही, सरकार फेल हो गई है, तो देश के लिए बड़ा भयानक परिणाम हो सकता है। दूसरा इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यह परिणाम सरकार के लिए भी और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी भयानक हो सकता है। आज हम करेंगे इस पे चर्चा। दो मुद्दे होंगे। पहला मुद्दा तो यह होगा, जो हम लगातार बातचीत करते आए कि क्या दरअसल सरकार लापता है, इतने बड़े संकट के दौरान सरकार काम करती हुई दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है, और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है। और दूसरी बात, क्या भारत का मीडिया वाकई बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था गोदी मीडिया, और बहुत ही कंटेम्पचुअस शब्दों में कहा जा रहा था। लोग बार बार कहते थे कि जब इमरजेंसी का जमाना था तब लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि कहा गया झुकने के लिए और रेंगने लगा मीडिया। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि रेंग नहीं बल्कि गायब हो गया मीडिया, गोद में जाके बैठ गया मीडिया। इन्हीं मसलों में करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस बातचीत में शामिल है कुछ देश के बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हमारे साथ शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के भारत संवाददाता हरि कुमार जी हमारे साथ शामिल है। उत्तम सेन गुप्ता जी जो नेशनल हेराल्ड के संपादक है हमारे साथ है। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार, विजय त्रिवेदी हमारे साथ है, और थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल होंगे स्मिता शर्मा भी, और प्रेम कुमार जो अक्सर
टीवी चैनल्स की डिबेट में हिस्सा लेते रहे हैं। अशोक वानखेड़े जी, ये जो कवर स्टोरी आपने देखी, जो कवर पे जो शब्द देखा लापता, मिसिंग, इसको देख के आप चौंके, आप थोड़े हैरान हुए कि इतनी हिम्मत भारत में किसी ने की? नहीं, ये सवाल ये है कि इंडिया टुडे ने ये हिम्मत की, इसके लिए मुझे बड़ा अचरज लगा इंडिया टुडे ग्रुप ने, क्योंकि उनका टोन क्या था ये सब लोग जानते हैं। आउटलुक पहले से ही एग्रेसिव था, टेलीग्राफ की हेडलाइंस रोज सोशल मीडिया पे घूमती है, और गुजरात समाचार का संपादकीय जो इन दोनों आता है, वो जिस हिसाब से मोदी जी का काउंटडाउन शुरू कर देता है, सूर्य का अस्त की बात करता है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि अब मीडिया को भी अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप बार बार, क्योंकि अभी तक बेरोजगारी के फिगर हो, किसानों के फिगर हो, एक्सपोर्ट हो, चाइना हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, इस पे सरकार हमेशा लोगों को मूर्ख बनाती रही, और लोग कुछ मूर्ख बनते रहे, क्योंकि लोगों को ये पता था कि भाई बेरोजगारी चलो ठीक है, सरकार बोल रही है दे दिया है तो दे दिया होगा रोजगार, सरकार बोल रही है किसानों का भला होगा तो हो गया होगा भला। लेकिन इस पेंडेमिक में, इस महामारी में जो लाशें गिर रही है, जो अपने सगे जा रहे हैं, जो अपने परिचित जा रहे हैं, हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं मातम बन रहा है, लाशें जलाने के लिए जगह नहीं है, पूरे देश में त्राही त्राही हो रही है, ऑक्सीजन के वजह से लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, दवाइयां, छोटी छोटी दवाइयां जो ऐसी पड़ी रहती थी दुकानों में, वो गायब है, हॉस्पिटल, पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है, हेल्थ मिनिस्टर गायब है, गृह मंत्री गायब है, बीच में किसी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर दी थी मिसिंग की, और पुलिस ढूंढ भी रही थी गृह मंत्री को। ये भी एक वाकया हुआ है जो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ है दिल्ली में। ऐसे में प्रधानमंत्री आते एक बार धैर्य देने की बात करके चले जाते हैं और बाकी कोई बात करते हैं। इस देश में जो हो रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय यदि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम अपने हाथ में लेता है टास्क फोर्स करके, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पे मोहर लगाई कि सरकार नहीं, सरकार सिर्फ भाषणों में है, सरकार सिर्फ प्रेस रिलीज में है, सरकार सिर्फ झूठ बोलने में है, सरकार गलत आप देने में है। और इस सरकार ने एक बात देख ली है, नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग आप लोगों को समझ में आ गया है कि जब कोई अच्छी चीज होनी होती है तो वो पूरा अपने सर पे लेते हैं, फिर चाहे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस भी कम हो गए तो बोलते हैं कि हमारी किस्मत से हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का गले पड़ गया तो राज्यों के मत से चढ़ा दिया कि आप तय करो लॉकडाउन करना कि नहीं करना। जब तक वैक्सीन का इतना लोचा नहीं था तब तक वैक्सीन तो केंद्र तय कर रही थी, जैसे ही वैक्सीन का मामला गले पड़ गया राज्यों के भरोसे दे दिया है कि आप करो। राज्यों को बोला आप इंटरनेशनल मार्केट से लो, यदि हमारे राज्य इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्ट बिडिंग करने लगे तो फिर हमारा केंद्र सरकार क्या कर रहा है? तो केंद्र में सरकार है कि नहीं है? तो जो नहीं है तो वो लापता कहेंगे, क्योंकि होनी चाहिए। टैक्स पेयर्स का पैसा खर्चा होता है, बड़े बड़े फ्लाइट्स में घूमे जाते हैं, नए नए प्लेन्स आते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है 20,000 करोड़ की, बड़ी बड़ी बातें होती है, इसका मतलब सरकार है तो कहां है? दिख नहीं रही, इसलिए लापता है। और ये लापता बात हम कब से कह रहे हैं कि इफ गवर्नमेंट इज नॉट इनटू गवर्नेंस देन इट इज मिसिंग। इट इज नॉट द गवर्नेंस इज मिसिंग, the prime minister is missing, the home minister is missing, the health minister is missing, other ministers are missing, there is no logistic, there is no bureaucratic any planning, कुछ भी नहीं है देश में। सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा ऑक्सीजन दिया तो क्या सर्वोच्च न्यायालय हमको टीका भी देगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय ये भी करेगा? मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद क्या सारा काम सर्वोच्च न्यायालय के पास आ गया तो फिर न्यायपालिका का काम क्या सर गवर्नेंस रह गया, और न्यायपालिका का काम गवर्नेंस रह गया। और एक बात बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ ऊपर कर दी। वो कहते हैं कि साहब नेताओं ने रैलीज की, पॉलिटिकल पार्टीज ने रैली की, उस रैली करने में प्रधानमंत्री थे देश की, सीधा सीधा उन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री ने भी गलत किया। जब ये सारी गलतियां ये लोग कर रहे हैं तो ये मिसिंग है। जो गलती करता है वो गवर्नेंस नहीं करता, इसलिए वो मिसिंग है। और ये इसका जो खामियाजा है ये बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। ठीक है उत्तम सेन जी, ये जो आउटलुक ने जो कवर बनाया ओवर एग्जेजरेटेड है। इतने बड़ा पैंडेमिक तो सिर्फ हिंदुस्तान में आया नहीं, अमेरिका के अंदर भी आया था, स्पेन, इटली, जर्मनी, सब जगह सब देश इससे गुजरे। हम सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को ही क्यों दोष दे रहे? राज्य सरकारें भी तो थी, उनको भी तो काम करना चाहिए था। तो मेरा सवाल क्या है कि आउटलुक का जो कवर है ये ओवर एग्जेजरेटेड है, आइडियोलॉजिकल बायस से पीड़ित है क्या? आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आउटलुक का कवर जो है बहुत सुंदर है, बहुत टाइमली है और बहुत इफेक्टिव है। लेकिन
सरकार नहीं है या सरकार लापता है, ये मैं एग्री नहीं करता हूँ। सरकार तो है और सरकार के मंत्री जो हैं वो बहुत ओवर एक्टिव हैं। अभी पीयूष गोयल जी पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि साहब भारत में जो है वो सारे विश्व को वैक्सीन दिलवाने में मदद करेगा जी। हर्षवर्धन जी इसी हफ्ते वो कह रहे थे कि भाई 8 करोड़ वैक्सीन का डोज जो है मई महीने में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 9 करोड़ जो है हम, और इस तरह तरह की बातें ये करते रहते हैं। दिक्कत ये है कि ये अपने को इतना हास्यास्पद कर दिए हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि सरकार कहीं दिखती नहीं। जो अशोक जी भी कह रहे थे कि भाई सरकार जमीन पर कहीं दिखती नहीं है, सरकार टेलीविजन पर है, सोशल मीडिया पर है, ट्वीट करने में व्यस्त है और गलत इंफॉर्मेशन देने में व्यस्त है। तो लोगों को जो सही जानकारी चाहिए वो उन्हें नहीं मिलती। जो उनको बताना चाहिए लॉकडाउन क्यों हो रहा है। अब 15 अप्रैल को शायद नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए। 5 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उसके 5 दिन के बाद होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी भेज दी है कि साहब लॉकडाउन कीजिए और 14 दिन के लिए होनी चाहिए। और कल जो है वो आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव वो कहते हैं कि साहब कम से कम 6 और 8 हफ्ते के लिए जब तक लॉकडाउन नहीं हो तो ये डिजास्टर हो जाएगा। अब ये सरकार का बायां हाथ क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको दाहिने हाथ को पता नहीं। आज कुछ बातें होती है, कल दूसरी कुछ बातें करते हैं वो वहां पे। तो ये जो स्थिति है वहां पे, ये स्थिति कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार क्लूलेस है और सरकार को इस स्थिति से निपटने की कोई उपाय उनको सूझ नहीं रहा है। और इसलिए जो है वो जैसे डीआरडीओ का उन्होंने एक ओरल ड्रॉप इस हफ्ते में अप्रूवल दे दिया, लेकिन कहीं वो ट्रायल का कोई रिकॉर्ड नहीं, कहीं कोई थर्ड पार्टी ट्रायल वगैरह जो होती है सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज उसका कोई हिसाब नहीं। एंड सरकार जो है एक चिट्ठी जारी करके जो है वो कह देती है। वो वैक्सीन हमने बनाया, उसको ब्राजील ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब बहुत सारे सवाल हैं, इसका जवाब नहीं है, तो ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसका जवाब आज तक भारत की जनता को नहीं मिली कि भाई ये वैक्सीन कारगर है नहीं है, ये प्रोटोकॉल फॉलो किया है नहीं किया है, क्या करना चाहिए। कोविशील्ड के बारे में इन्होंने पहले कहा कि भाई 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के गैप में आप सेकंड शॉट लीजिए। आज वो कह रहे हैं कि नहीं 12 हफ्ते में करना चाहिए। लेकिन जनता को ये पता नहीं है कि भाई ये क्यों बोला जा रहा है। ये साइंटिस्ट का विचार है, पॉलिटिशियन का विचार है, ब्यूरोक्रेट का विचार है, किसका विचार। तो ये जो संवादहीनता की स्थिति है, ये इस इंप्रेशन को कंफर्म करता है कि सरकार जो है काम नहीं कर पा रही है और सरकार जो है उनको पता नहीं है कि इस स्थिति से वो कैसे उभरे। ठीक है, सरकार के पास, हाँ सॉरी बताइए। जी हाँ, सॉरी मैंने आपको रोका, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं, फिर बात करेंगे आप। ठीक है हरि कुमार जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर ये कि जो इंडिया टुडे का जो कवर स्टोरी है उसके एडिटोरियल में उन्होंने बाकायदा सीक्वेंसेस गिनाए हैं कि कौन कौन सी चीजें सरकार को करनी चाहिए, सरकार ने नहीं की। जैसे उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात किया कि दिसंबर में आके जगह 80,000 सीक्वेंसिंग करनी थी लेकिन सिर्फ 3,500 की। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन था वो डोनाल्ड ट्रंप ने 66 करोड़ खरीद डाली जबकि आबादी उनकी 33 करोड़ है। हमारे यहाँ सिर्फ 37 करोड़ खरीदे गए, हमारी आबादी 135 करोड़ है। तो इस तरीके के सीक्वेंसेस उन्होंने देते हुए कहा कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। अभी तक किसी का हेड रोल नहीं किया है। किसका हेड रोल होना चाहिए आपके हिसाब से? हेड रोल तो किसका हो ये कहना तो आशुतोष जी बड़ा मुश्किल होगा। इन सब चीजों में हमारे देश में अब हेड रोल होने की परंपरा खत्म हो गई है। पहले हुआ करते थे, अब तो नहीं होते हैं। लेकिन अभी तक अप्रैल, आप समझिए कि पिछला 1 साल में मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक अगर कोई लग रहा था कि साहब कि कोई आदमी एक कमांड कर रहा है पूरे के पूरे पेंडेमिक रेस्पॉन्स को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्यों कि हर जगह वही दिखते थे, सारी चीजें केंद्र सरकार तय करती थी। टीका कब लगेगा, किसको लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या कीमत होगी, कितने सेंटर पर लगेगा, सारी की सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट से तय होकर आती थी। और हर चीज के लिए प्रधानमंत्री अपना क्रेडिट लेते थे। अगर आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी, उस पर उनका फोटो छपा हुआ है। और जितना बार उन्होंने कंट्री को एड्रेस किया उससे पहले और उसके बाद, मार्च के बाद में कितना बार उन्होंने एड्रेस किया है कंट्री को, और मार्च से पहले कितना बार एड्रेस किया है, वो सारे के सारे आंकड़े सबके सामने हैं। तो जिस तरीके से उनका कंट्रोल था और जिस तरीके से उनकी विजिबिलिटी थी
और जिस तरीके के सारे फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट में भी प्रधानमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर की विजिबिलिटी उतनी नहीं थी इन सब चीजों को लेके, वो कोई मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते थे, वो टास्क फोर्स के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो सारी की सारी विजिबिलिटी, सारे का सारे क्रेडिट प्रधानमंत्री को जा रहा था। अब ये इन प्रधानमंत्री की एक प्रवृत्ति है कि जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो ये सबसे आगे रहते हैं, और जैसे ही जरा सा इनको लगता है कि भाई तांडव हो रहा है, चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो बिल्कुल एकदम मिसिंग हो जाते हैं। इसलिए वो जो उन्होंने टाइटल दिया है मिसिंग गवर्नमेंट, वो बिल्कुल ठीक टाइटल है और इस सिचुएशन का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अब जब से मतलब आप समझिए कि 10 अप्रैल से लेके और 10 मई तक भारत में जो इसका कोरोना का तांडव हुआ है, इतना भयानक तांडव किसी कंट्री में अभी तक हुआ नहीं। और उन पूरे 20 दिनों में प्रधानमंत्री की विजिबिलिटी कितनी रही है और हमने होम मिनिस्टर की विजिबिलिटी कितनी रही है, क्या क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने कहा है, क्या उन्होंने करा, ये सब मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग। जो अभी उत्तम जी कह रहे थे उल्टे हाथ को नहीं पता कि ये हाथ क्या कर रहा है, उस हाथ को ही नहीं पता, वो सारी की सारी स्थिति हमारे सबके सामने। इस स्थिति में ये कह देना कि साहब ये बिल्कुल मिसिंग है, बिल्कुल जायज है, बल्कि हल्के तौर में कहा गया और उससे ज्यादा सख्त शब्दों में कहना चाहिए था। जो एडिटोरियल है अरुण पुरी साहब का बिल्कुल ठीक है, अगर वो और ज्यादा सख्त शब्दों में होता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। हेड रोल होने का जहां तक सवाल है, ये परंपरा भी इस देश में खत्म हो चुकी है, किसी का हेड रोल ना होगा ना कोई जाएगा, सब यहीं बैठे रहेंगे। टुडे का जो एडिटोरियल है इसमें बाकायदा गिनाया गया है कि कौन कौन लोगों ने से इस्तीफे लिए गए या दिए जिन्होंने। इसमें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा गया था कि जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया। माधवराव सिंधिया का एक उदाहरण दिया गया, जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उसी तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी उदाहरण दिया, तो कृष्णा मेनन का, बहुत सारे इस्तीफे दिए गए। लेकिन अंत में आके वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो मीठी मीठी गोलियां खिलाते चलते हैं, और वो शायद ये कहना भूल गए या शायद वो ये कहना नहीं चाहते थे कि दरअसल इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है, किसका हेड रोल होना चाहिए। इसीलिए आखिरी लाइन में आते हैं, कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट बड़ा भयानक टेरिफाइंग हो सकता है। बट प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल ये कि ये तो जो मैगजीन्स हैं, जो अखबार हैं, वो मोरलेस कम से कम उनके यहाँ दिखती है कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिविटी है। क्या टीवी में भी अब वो ऑब्जेक्टिविटी दिखाई पड़ने लगी? क्योंकि आप अक्सर सारे टीवी चैनल्स में जाते हैं, खासतौर पर उन टीवी चैनल्स में जाते हैं जिनको राइट विंग टीवी चैनल कहा जाता है, जो आंख बंद करके सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते। क्या अभी भी विपक्ष इस पैंडेमिक के लिए जिम्मेदार है? देखिए आशुतोष जी, अभी बीते दिनों की बात है, 1-2 दिन पहले वो उस विषय पर बात हो रही थी कि जनाजा निकल रहा है और भीड़ जुटे हुई है। तो मेरा पहला सवाल टेलीविजन चैनल में यही था कि मीडिया के लोग खुद जब भीड़ रैलियों में खड़े थे, उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, न मास्क था न 2 गज की दूरी थी, जब मीडिया खुद शामिल है उस जमावड़े में, तो मीडिया का नैतिक हक ही नहीं बनता कि वो सवाल किसी दूसरी भीड़ पर उठाए। पहली बात ये। और दूसरे, वो तमाम लोग जो कि जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे बंगाल के हो या उत्तर प्रदेश के जो लोग शरीक हुए, जिन लोगों ने रैलियां की, उनके पास भी कोई मॉरल हक नहीं है कि वो बोले कि आज ये भीड़ कैसे इकट्ठी हो रही है। इसी तरीके से एक और सवाल था कि ये देखिए शराबियों की भीड़ दुकानों के सामने लगी हुई है, ये लोग समझने को तैयार नहीं है, पूरा दोष। मेरा सीधा सा कहना था कि शराबियों से आप इतना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? अरे जो जिम्मेदार है उससे तो आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। ये शराब की दुकानें खोलने वाले, ये लाइसेंस देने वाले, ये उससे राजस्व का लाभ आपको चाहिए, और शराब की दुकानों पर भीड़ लग जाए तो वो मास्क और 2 गज की दूरी याद आती है। तो ये सिस्टम से जुड़ा हुआ सवाल है, इसी विषय से है और इस रूप में है कि जैसे मैं फिर लौटता हूं उस कवर पेज पर लापता में एक लाइन में अपने ढंग से एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर में जो लिखा हुआ है, आखिर में क्या होता है, कोई लापता व्यक्ति जिसके बारे में किसको बताया जाए उनका नाम होता है। यहाँ है भारत के लोग, भारत के लोगों को चाहिए पता कि कहाँ है हमारी सरकार। तो दरअसल ये पीड़ित जो है, जो खोज रहे हैं, सरकार को खोजने वाला तबका भारत का लोग, भारत के लोग हैं। और वो लोग कौन हैं? वो लोग जो लाशें बन करके नदी में बह रहे हैं, उनके परिजन हैं। जो लोग रेमडेसिविर के अभाव में मर गए, जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए, जो बिस्तर खोजते हुए मर गए। और केवल आम लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आवाज भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी गूंज रही है, उठ रही है। वो लोग भी बोल रहे हैं जो कि अपने आप को भक्त कहते थे, भक्त कहलाने में गर्व महसूस करते थे, वो लोग भी जब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमको ट्विटर पर फॉलो करते हैं,
उनके घर वाले जब प्रधानमंत्री से मदद मांगते हैं, मुख्यमंत्री से मदद मांगते हैं, उनको मदद नहीं मिलती है और मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए जो केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी की चिट्ठी, कई सांसदों की चिट्ठी, विधायकों की चिट्ठी खुलेआम आ रही, जबकि वो सरकार का हिस्सा है। वो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से एक टेलीफोन पर बात कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगा। वो आपस में नहीं बैठ पा रहे। सरकार यहां पर गायब है कि जिनकी सरकार है उन्हीं को नहीं पता कि सरकार कहां है। वो बाहर में चिट्ठियां लिख रहे हैं। अरे आपको हम चिट्ठी लिखने वाले, भारत के लोग आपको चिट्ठी लिखेंगे, विपक्ष आपको चिट्ठी लिख रहा है, आप विपक्ष के साथ कोई एक बैठक तक करने को तैयार नहीं हुए। ये सरकार है कहां? इस मायने में ये सवाल है जी। बट प्रेम कुमार जी, ये सवाल टीवी में उठते हैं क्या? जो सवाल आज मैगजीन में उठे हैं, क्या टीवी ये इस डिबेट को उठाता है क्या इस बारे में चर्चा करता है? कि मेरा सवाल बुनियादी आपसे ये था। जी जी जी, देखिए टेलीविजन में जो सवाल उठ रहे हैं जनता के दुख दर्द के, निश्चित रूप से जब कराह और आह रहेगी तो वो किसी न किसी रूप में मीडिया में आएगा, वो आ रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन, इसके लिए मीडिया खुद उस सरकार के बचाव में आकर के खड़ी हो जाती है। कभी सिस्टम वर्ड को गढ़ दिया जाता है, कभी स्टेट्स पर जिम्मेदारी थोप दी जाती है, कभी विपक्ष को नकारात्मकता फैलाने वाला कह दिया जाता है और पॉजिटिव बोलिए की रट में इन सवालों को दबाने की कोशिश होती है जो उठने चाहिए, जो मिसिंग में छुपे हुए। जी ठीक है विजय त्रिवेदी जी, मैं माफ करिएगा, मैं आपके पास सबसे अंत में आया, मैं जानबूझ के सबसे अंत में आया। जब 2011, 12, 13 की बात थी तो उस वक्त ये कहा जाता था कि मनमोहन सिंह की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है, फैसले नहीं हो रहे। मौन मोहन सिंह कहा जा रहा था मनमोहन सिंह के बारे में, और खूब जम के उनका मजाक उड़ाया जाता था। उस वक्त आप भी टीवी में थे, मैं भी टीवी में था, आप भी संपादकीय पद पे थे, मैं भी संपादकीय पद पे था। 2014 के बाद आज जो स्थिति है, क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति है? क्या मौन मोदी की स्थिति है? और क्या सरकार जिससे उम्मीद की जा रही थी देश का नक्शा बदलने की, वो स्थिति है? क्या आज ये कहने की स्थिति में मीडिया है या नहीं है? आपको क्या लगता है? आशुतोष जी, सब विद्वान लोगों ने जो बात की है वो 100% सही बात हुई है, पहली बात। लेकिन यदि आप सवाल मीडिया वाला कर रहे हैं तो मीडिया पर मैं जरूर जवाब दूं, लेकिन उससे जो मूल सवाल है ना, वो आपको बचाता है। मूल सवाल बचा रहा है। मीडिया को गाली देने के लिए तो हम हमेशा ही रहते हैं, मीडिया को हम बचाएं नहीं बचाएं। जिन दोनों पत्रिकाओं ने जो किया है, इंडिया टुडे और आउटलुक को तो माना जाता है कि जैसा कि कहा गया कि बायसेस आपने दूसरे से किया, या एग्जेजरेशन थोड़ा बहुत मान लें कि लापता है कि नहीं है, या लेकिन इंडिया टुडे ने जिस तरह से लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब वो महसूस क्या कर रहे हैं। मीडिया क्या होता है, मीडिया को मौसम विज्ञानी कहते हैं हमारे यहाँ पर आज। जो आखिरी लाइन इंडिया टुडे के एडिटोरियल में है, वो उस मौसम को पहचानने वाला वैज्ञानिक है। इसका मतलब मीडिया में अब कुछ लोगों को वो मौसम की जो हवा है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जिसे हम लोग कहते हैं कई बार कि अचानक आ जाते हैं, वो डिस्टर्बेंसेज अब मीडिया को पहचान में आने लगे। इसलिए बहुत सारे लोग अब कुछ बोलने लगे। और ऐसा होता है कि जब कई बार होता है, सबकी हिम्मत वो नहीं होती है कि सब लोग उसी तरह से कफन बांध के चलें सिर पर, लेकिन जब हद हो जाए तो फिर बहुत सारे लोग बिना कफन बांधे भी निकल पड़ते हैं। तो मीडिया की भी हालत ये है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है सवाल कि क्या सरकार वाकई मिसिंग है, क्या फेल्ड स्टेट है? इसका उदाहरण केवल मीडिया से नहीं मिलता। आपने जैसे प्रेम कुमार जी ने भी जिक्र किया, संतोष कुमार जी का जिक्र है, संतोष गंगवार जी का जिक्र किया, ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उन्होंने लिखा, कई एमएलएज ने लिखा। और आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने देखा आज या कल का, अनुपम खेर साहब जो बड़े भक्त माने जा रहे थे अभी तक, उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया और जो लिखा है वो आपने पढ़ा होगा। तो वो ये सब है कि अब उन लोगों को भी लगने लगा है कि ये कहीं जूते या ये जो नाराजगी है वो हम पर ना आ जाए। आदमी पर जब खुद पर पड़ने लगती है ना, तो सबसे ज्यादा डर लगता है कि अभी तक चल रहा था तो चल रहा है। सरकार जो है वो लगा, इस तरह का जो माहौल पिछले एक महीने को भी यदि खासतौर से देखना तो इतना कंफ्यूजन है। वैक्सीन को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ, वैक्सीन की डोजेज नहीं थी, लेकिन आपने एक नया
नारा गढ़ने के लिए 18 से 45 साल का, 18 से 44 साल का और कर दिया। जो पहले के लोग थे उनको नहीं मिल रहा, 18 से 44 साल को कर दिया। पहले केंद्र सरकार वैक्सीन को तय कर रही थी, फिर राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। अब ये अजीब बात हो रही है जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज लिखा कि ग्लोबल मार्केट में राज्य जो है अपने आप कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से। तो वो स्थिति है। ऑक्सीजन को लेकर भी यही माहौल बना। पूरे देश भर में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य, एक्चुअली मिसिंग तो सारी सरकारें हैं, ये केंद्र सरकार ही नहीं है। और इस समय एक्चुअली विपक्ष कोई है ही नहीं। विपक्ष हम लोगों ने गढ़ लिया है शब्द। विपक्ष क्या है? जो सरकारें केंद्र में विपक्ष में हैं, पार्टियां केंद्र में विपक्ष में, वो राज्यों में सरकारों में है। आज पंजाब में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में, तो वो सरकारें भी मिसिंग है। तो ओवरऑल केवल भारत सरकार ही नहीं, हमारी सभी सरकारें मिसिंग हैं और जो उनकी जिम्मेदारी थी वो कोई भी पूरी नहीं कर रहा। और ये अच्छी बात है कि मीडिया जो है अब थोड़ा सा जगने लगा है। थोड़ा सा कुछ लोग आपको फॉलो करने लगे होंगे तो थोड़ा जागने लगे हैं, इसलिए शायद ये हो रहा है। और ये सवाल भी खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। टेलीविजन पर भी अब कुछ ऑक्सीजन से लोगों के मरने की जो फोटोज है वो दिखाई दे रही है, गंगा में बहती हुई लाशें भी दिखाई दे रही है। तो जब आवाज सुनाई देती है तो वो दूर तक जाती है। ठीक है विजय जी, हमारे साथ स्मिता शर्मा भी जुड़ गई हैं। स्मिता, आप तो टीवी जर्नलिस्ट रही हैं और टीवी जर्नलिज्म में जिस तरीके से पत्रकारिता हुई आप अच्छी तरीके से जानती हैं। मेरा सवाल यह कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार भारत के बारे में टिप्पणियां की गई हैं, अब वैसी टिप्पणी कुछ कम से कम कुछ अखबारों के माध्यम से या कुछ मैगजीन्स के माध्यम से होने लगी है। मेरा सवाल यह कि जब विदेशी पत्रिकाएं कर रही थी, अखबार कर रहे थे, तो उनके बारे में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, कुछ लोग हैं जो भारत की छवि को, देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करना चाहते हैं। अब जब इंडिया टुडे, आउटलुक, टेलीग्राफ जैसे पत्रिकाएं, मैगजीन पे अगर लिखने लगे तो क्या कहा जाएगा इसको? क्या ये भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? देखिए, वो षड्यंत्र का हिस्सा कहे या ना कहे, आपने इसके पहले जो पूछा ना आशुतोष अपने पैनलिस्ट्स को कि क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस है, मुझे ये एरोगेंस की पैरालिसिस नजर आता है। यहाँ पे सवाल ब्रेजननेस का है, यहाँ पे सवाल पॉलिसी पैरालिसिस का नहीं है। ये जो एक घर कर गया है बात कि हमारे पास आंकड़े हैं संसद के दोनों सदनों में और हम जो चाहे वो बुलडोज करेंगे। हमारा गणित, जब राजनीतिक गणित का जब सवाल आएगा तो हमारा इस वक्त कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है आशुतोष। देखिए, जहां तक मैगजीन्स का सवाल है, मुझे लगता है एक तो हम लोगों की जो डेफिनेशन है ना कि ये नेशनल चूंकि मीडिया के मैगजीन्स हैं, तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब ये जो बोथ साइडिज्म है मीडिया में, अभी भी अगर ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो बहुत संभल कर रहे हैं, जो आपके कुछ पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया। सिस्टम का फॉल्ट, लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थोपना, क्लियर कट नहीं पूछना कि किसे आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो। मैं विजय जी के इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस वक्त सारे राज्यों को जो है आप एक ही तरीके से आप तोल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में एक सरकार है जो काम कर रही है, आपकी छत्तीसगढ़ में सरकारें हैं काम करने की कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त हालत है उसके कंपैरिजन में बहुत से ऐसे राज्य हैं। केरला में पिनराई विजयन हैं जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा कि आप सबको जो है एक ही तरीके से नाप तोल कर कह दें कि यहाँ सेंटर भी गायब है और स्टेट्स भी गायब है। और किसी भी पैंडेमिक में लेट्स नॉट मिन्स वर्ड्स। जब आप पैंडेमिक की बात करते हैं जो एपिडेमिक से भी बड़ा होता है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्लासिफाई किया जाता है, जब आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करते हैं, स्वास्थ्य संबंधित बात करते हैं, तो जो स्वास्थ्य ऐसे तो स्टेट सब्जेक्ट होता है, ड्राइविंग फोर्स इज द सेंटर। The buck stops at the Prime Minister's office. Let's not mince words here. ये जब तक हम मीडिया में हम इसे ifs and buts लगाकर बोलते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और ये न्यूट्रलिटी वाली जो प्रॉब्लम है हमारी मीडिया की, वो एक बहुत ही एक ब्लाजे कॉन्सेप्ट है, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आपको दो टूक सवाल जो है वो लोग खड़े करने पड़ेंगे। यहाँ प्रॉब्लम है कि सेंटर की जो पॉलिसीज थी, आपने सबसे पहले 2020 में मार्च में एक सडन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा लॉकडाउन लगाया जिसका जख्म आज तक अभी गहरा है। और उसके डर में अब जबकि लॉकडाउन लगाना चाहिए तो आप वो लॉकडाउन लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपने वो जिम्मेदारियां राज्य सरकारों तक छोड़ दी हैं ताकि जो भी गलतियां हो वो उनके सिर पर ठीकरा फोड़ा जा सके। वैक्सीनेशन परचेज की पॉलिसी में हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम कोवैक्सीन से नो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे डिसीजंस, जहां पर आपकी जीएसटी रेवेन्यूज, जहां आपकी टैक्सेस, जब ये सारे मेन पॉकेट्स पीएम केयर्स फंड अगर ये सेंटर के पास आ रही हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हम इसीलिए इलेक्ट करते हैं। आप कॉमन मैन
कंट्री को नहीं चला पाते। फाइनल वर्ड बताऊंगी आशुतोष, ये एक जो हो गया ना कि सामूहिक ठीकरा फोड़ने का, हाँ लोग कोविडियत से बिहेव करते हैं, हाँ लोग भीड़ कर रहे हैं, वो कुंभ मेला हो या फिर वो ईद की मार्केटिंग हो, लेकिन ये वही जनता है जो आपकी बात को सुन रही थी जब आप उन्हें कह रहे थे कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, बालकनी में खड़े हो जाओ, मोमबत्ती बजाओ। आपकी पॉलिटिकल मैसेजिंग टॉप से जब वहां पे कंफ्यूज्ड हुई, जब आपने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया, उसके बाद लोग भी वैसे ही बिहेव करने लगे, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ इडियोसी। यहीं पर लीडरशिप की टेस्ट होती है, जिस लीडरशिप के टेस्ट में इस वक्त नरेंद्र मोदी जी फेल होते हुए नजर आए। आशुतोष, अशोक वानखेड़े, जब मनमोहन सिंह थे तो ये कहा जाता था मनमोहन सिंह पॉलिटिकल आदमी नहीं है, मनमोहन सिंह के पास खुद अपनी पावर नहीं है, उनको सोनिया गांधी से पावर लेनी पड़ती थी, वो एक बहुत ही कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे, टिटुलर प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जब मोदी जी आए तो लोगों ने कहा देखो एक मजबूत प्रधानमंत्री आया है, ये अपने बल पे फैसला करेगा। देश ने पहली बार उनको बहुमत दिया और दोबारा बहुमत उनको मिला, वो फैसले क्यों नहीं कर पा रहे, कहां प्रॉब्लम है? देखिए, स्मिता ने बहुत बढ़िया बात की, ये ईगो का प्रॉब्लम है। जिस आदमी को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना। यदि हम कभी, हमने मीडिया ने भी बहुत बड़ी गलती की, हमने बोला गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, वो कभी मॉडल था ही नहीं। गुजरात पे इतना कर्जा करके आ गए हैं, कभी गुजरात में जीवन में सोच नहीं सकता। अभी तक गुजरात आने वाले 100 सालों तक वो कर्जा निपटता रहेगा। तो ये कभी सक्सेसफुल मॉडल रहे ही नहीं। ये सिर्फ बोल बच्चन रहे हैं, ये सिर्फ बोलना जानते हैं, अच्छी भाषण देना जानते हैं। और मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, काम करते थे। मनमोहन सिंह पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते थे। पेंडेमिक के लड़ने के लिए पॉलिटिकल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। पॉलिटिकल डिसीजन आपको राज्यसभा में तय करो, आपको जब इलेक्शन में कब इलेक्शन कमीशन को क्या बोलना है ये तय करो। पेंडेमिक में आप वैक्सीनेशन में कौन सा पॉलिटिकल डिसीजन है? और विजय जी ने कहा राज्य सरकार तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पेंडेमिक में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सारी चीजें तो केंद्र के पास आ गई है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा भी जाता है तो केंद्र देता है हेल्थ मिनिस्ट्री को, नोडल एजेंसी है वो। और वो हेल्थ मिनिस्टर नीचे फिर वो भेजता है, वो जो काम नहीं करते वो वेंटिलेटर्स, और वो जो ठेकेदार नियुक्त करते हैं जो कभी ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं बनाते। आज राज्य सरकार क्या कही, आपने राज्य सरकार को 11 तौर पे बोल दिया। जब आपने उत्सव चालू किया, वो टीका उत्सव, तब आपने बोल दिया कि आप खरीदेंगे। वहां से क्या खरीदेंगे? आप पहले दिन से बोलते थे आप वैक्सीन की व्यवस्था करो, राज्य सरकारें करती। और आपने भी बोला आप जिससे खरीदोगे उससे हम पहले खरीदेंगे 50%, बाकी 50% में 25% आप खरीदोगे, 25% कारपोरेट सेक्टर में देंगे। आज हमारे देश में जो टीका का प्रोडक्शन है वो मात्र 1 करोड़ पर मंथ है, 1 करोड़ टीके पर मंथ। उसमें से 50 लाख सेंट्रल लेगा, 50 लाख जो बचे उसमें से 25 स्टेट को जाएंगे और 25 कारपोरेट सेक्टर को जाएंगे। और ये कहते हैं कि सितंबर में 10 करोड़ होगा। इनका आज तक 2014 से लेकर आज तक कौन सा प्रोजेक्शन सही रहा ये बता दे। एक छोटा सा प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन इनका सही नहीं उतरा। ये सब बड़ी बयानबाजी करते हैं, बड़ा एक पिक्चर दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं, लेकिन टीके के मामले में सपना दिखाना इनके गले पड़ जाएगा। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। आज टीके के लिए लोग, सैकड़ों लोग लाइन में लगे रखते हैं और टीका ही नहीं आता है। कहां से आएगा, कहां से लोगे आप कहते हो ग्लोबल टेंडरिंग कर दो, आप राज्यों को मूर्ख बनाते हो। आप कहते हो कि ग्लोबल टेंडरिंग कर लो, और ग्लोबल में से कौन सा टीका आएगा इंडिया में? एक स्पुतनिक को आपने परमिशन दे दी है, बाकी कोई टेंडर पास भी होता तो उसकी टेस्टिंग कैसी होगी, उसको आने में कितना टाइम लगेगा? और राज्य क्या 2022 2024 में टीकाकरण करेंगे? किसने कहा था आपको मई में अनाउंस करने के लिए? क्योंकि आपको हटाना होता है। आपको तो बस प्रधानमंत्री सुबह उठ के तय करते हैं कि कुछ करना चाहिए, आज दिन भर कुछ नहीं किया तो मई में बोल दो कि आज मई 2 तारीख को 19 तारीख के 18 वर्ष साल के बच्चे के ऊपर जो भी लोग हैं वो कर देंगे। उनके पास कोई लॉजिस्टिक नहीं, किसी को पूछते नहीं। राज्य सरकारों के लिए शॉक ट्रीटमेंट होती है। राज्य सरकार आज पैसा खर्चा करना चाहती है, जीएसटी का पैसा नहीं देती। और जो अपोजिशन के राज्य है वो कम से कम ईमानदार तो है, अपने आंकड़े तो देते हैं। आज सैल्यूट करता हूं महाराष्ट्र को, कम से कम इतना तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, पेंडेमिक हमारे यहाँ हाथ से बाहर जा रहा है। गुजरात जैसा तो नहीं है कि लोग मर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई मर नहीं रहा है। यूपी जैसा तो नहीं कि चलाने के लिए रोज प्लेटफॉर्म नए नए बनाते हो आप जी, और शमशानों पे दीवारें खड़े करते हो और फिर बोलते हो कि हमको WHO ने हमको अप्रिशिएट किया। कौन सा WHO ने अप्रिशिएट किया, कहां किया? झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। आप झूठ बोल के लोगों को देर तक गुमराह नहीं कर सकते, और मौत के मामले में तो नहीं कर सकते। जिनके घर में ऑक्सीजन से लोग मरे हैं, जिनके घर में लोग बेड नहीं मिलने के कारण मरे हैं, आप राजन मिश्रा के नाम से हॉस्पिटल का नामकरण करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, जो राजन मिश्रा वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण खो दिया है इस देश ने। तो क्या लगता है आपको वो नामकरण होने से उसका परिवार और पूरा संगीत जगत खुश होगा कि एक हॉस्पिटल पे नाम हो गया?
ये सरकार की फेलियर, ये टोटल मिसिंग इज नरेंद्र मोदी। मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार माने मोदी है, सिस्टम माने मोदी है, बीजेपी माने मोदी है, क्योंकि ये सारा वन मैन शो चल रहा है। लोगों ने जितना मतदान दिया तो उसके बाद ये सारी गलतियां उन्हीं पे है। यदि हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक में नरेंद्र मोदी वैमानिकों को बता सकते हैं कि बादल को छुप के जाइए, रडार में नहीं आएंगे, इतने टैलेंटेड है मेरे प्रधानमंत्री, डब्बा उल्टा रख के नाले पे गैस जलाते हैं, इतने टैलेंटेड है, तो ये आज देश को टीका क्यों नहीं दे सकते? सवाल पूछते हैं ना। एक पता था नेशन, हाँ भारत पूछ रहा है, आज भारत पूछ रहा है, भाई आज जवाब दो, आज जवाब दो। बट उत्तम सेनगुप्ता जी, मैंने जो सवाल अशोक जी से किया था वो सवाल मेरा आपसे भी है। इनके बारे में कहा जाता था यार बहुत डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर है, और इसमें कोई दो राय नहीं, डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर हैं। धारा 370 के मसले पर हमारी आपकी राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने डिसाइसिव कड़े फैसले किए, ट्रिपल तलाक के मसले पर कड़े फैसले किए उन्होंने, और उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का फैसला किया, उन्होंने जीएसटी का फैसला किया उन्होंने। आप ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री डिसाइसिव नहीं है या प्रधानमंत्री कड़े फैसले नहीं कर सकते। तो मनमोहन सिंह इनडिसाइसिव थे, ये डिसाइसिव है, तो कहां पे प्रॉब्लम हो गई, गलती कहां पे है? देखिए, जनवरी की महीने में आपको याद दिलाऊं कि हमारे प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वो कह रहे थे कि भारत ने वायरस पर विजय पाई, और वो ये कह रहे थे कि भारत जो है वो पूरे विश्व को जो है वो इस वायरस से निजात दिलाएगा। ये जनवरी की बात है। उसके बाद जो है मार्च और अप्रैल में प्रधानमंत्री जो है वो इलेक्शन में घूमते रहे, रैली एड्रेस करते रहे, और वो कहते रहे कि इतनी भीड़ हमने आज तक कभी नहीं देखी वहां पे। तो वो कंट्रोल में तो है, डिसीजन भी ले रहे हैं वहां, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है वो ये है कि अपनी ही सरकार के अंदर लोगों की बात वो नहीं सुनते, या कोई एडवाइस करने वाला नहीं है, या गलत एडवाइस कर रहे हैं उनको, या वो दूसरे किसी के सलाह जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। मनमोहन सिंह जी ने उनको चिट्ठी लिखा, उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा वहां पे, उसका जवाब जो है वो हर्षवर्धन जी ने किया वहां पे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको चिट्ठी लिखा, उसका जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। सोनिया गांधी जी ने उनको चिट्ठी लिखी वो, उसका भी जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो दिक्कत है वो सेंट्रलाइजेशन का है और पर्सनालिटी कल्ट का है, कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं कि वो दूसरा कोई जो है उनको सलाह दे, या दूसरा कोई उनको कहे कि भाई ये डिसीजन गलत है और आपको ये करना चाहिए वहाँ। ये 1 साल से सारे लोगों को पता था कि वैक्सीन छोड़कर कोविड का कोई इलाज नहीं है वहाँ। 1 साल से जो है अमेरिका या यूरोपियन यूनियन जो है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंट्रैक्ट कर रही थी कि भाई आप मुझे इतने डोजेस चाहिए। सारे लोगों को पता है कि हमारे यहाँ कम से कम 90 करोड़ लोगों को 2 डोज देनी है, 180 करोड़ डोजेस की जरूरत है अगर आप 70% इम्यूनिटी जो है दिलवाना चाहते हैं पॉपुलेशन। ये सारे लोगों को पता था, ये कोई मैंने रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ऑर्डर देना शुरू किया जनवरी में। अभी तक जो है उन्होंने जो ऑर्डर दिया है और जो पैसे दिए हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ वैक्सीन का दिया है। वो कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी है 8 करोड़ की। लाइसेंस जो है 6 मैन्युफैक्चरर्स को स्पुतनिक का, नोवोवैक्स का या दूसरे वैक्सीन का वो पिछले साल मिल चुका था, लेकिन इन्होंने लाइसेंस आज ऐलान किया है। आज उन्होंने ऐलान किया कि साहब ये लाइसेंस हम देंगे वहां। तो ये सारे डिसीजंस जो है सारी फजीहत हो जाती है, लोग मर जाते हैं, वैक्सीन नहीं मिलता है, उसके बाद ये बिलेटेड डिसीजंस इनका सब आ रहा है वहां। तो मुझे लगता है कि इनका सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सब कुछ जानते हैं, ये परीक्षा पर भी चर्चा करेंगे, ये किसान को भी अपना बताएंगे कि क्या उनके लिए भला है, वो वैज्ञानिकों को बताएंगे कि भाई विज्ञान क्या है वहां पे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि इनको वो रडार वाला किस्सा तो किसी ने सुनाया भी वहां पे कि वो पायलट्स को भी वो बताएंगे कि कैसे रडार जो है वो बादल से ये छिप सकता है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कि जो अपनी ही पार्टी में किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। ये विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए आप, मीडिया की बात तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन एक बहुत बड़ा संकेत जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये मैगजीन्स में या अखबारों में अगर इस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसका एक इंडिकेशन ये है कि जो इन्वेस्टर है
जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है, जो मालिक है वहाँ, कहीं ना कहीं जो है उनका बौखलाहट जो है वो भी अब दिखने लगा है। अभी तक वो डर के मारे चुप थे वो। अब जो है उनको मौका मिला है वहां पे, उनको लग रहा है कि साहब इस वक्त जो है आवाज उठा सकते हैं हम, और इस मौके का वो फायदा उठा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल थ्रेट भी है और हमारा हेल्थ क्राइसिस तो है ही। हेल्थ क्राइसिस। हरि कुमार जी, ये जो बात अभी उत्तम जी ने कही है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री की बात तो छोड़िए, क्या उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इस संकट में उनके सामने खड़े होकर उनसे बोल सकते हैं? राजनाथ सिंह तो उनसे सीनियर रहे पॉलिटिक्स के अंदर, अगर आप ध्यान दें तो। नितिन गडकरी बड़े मुफ्त माने जाते हैं। इन लोगों की भी क्या बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? क्योंकि इंडिया टुडे का एडिटोरियल लिखता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स गायब हैं, दे आर कॉन्स्पिक्यूअस बाय देयर एब्सेंस। हरि कुमार जी। आशुतोष जी, मैं तो बोलूं, जहां तक हमें लगता है किसी कैबिनेट मिनिस्टर की उनके सामने उनके सामने किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर की कोई हिम्मत होती नहीं है कि वो बोले, और उन्होंने ऐसा व्यवस्था भी नहीं रखी है कि कोई बहुत ज्यादा बोले। अगर आपको कहीं सुनने को मिला हो कि सब कैबिनेट में क्या होता है, तो कैबिनेट के दस्तावेज सारे पहले से बन के आते, फॉर्मेलिटी सी होती है, 15-20 मिनट में कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो जाती, कोई बहुत लंबी मीटिंग चलती नहीं है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी का एक और स्टाइल है, एक और एस्पेक्ट जो है उनके काम करने की, कि उनके काम करने में डोमेन एक्सपर्ट्स की सलाह जो है वो बिल्कुल मिसिंग होती है। क्या जीएसटी में कौन से डोमेन एक्सपर्ट थे? क्या डिमोनेटाइजेशन में कौन से डोमेन एक्सपर्ट थे? और आज भी जो हिंदुस्तान में एपिडेमियोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं वो इनकी नेशनल टास्क फोर्स से बाहर हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उसमें कुछ मतलब एपिडेमियोलॉजी उन लोगों को लिखा, उनको शामिल किया गया। अदरवाइज जो टॉप के एक्सपर्ट है वो तो इनके सलाह मशवरे से कंप्लीट बाहर है, और ना ये डोमेन एक्सपर्ट को सलाह लेना चाहते हैं, ना उनकी सलाह सुनते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब जो अपने जिनसे वो जानना चाहते हैं उन्हीं से जानते हैं, और जो उनके दिमाग में आ जाता है उसी के बेसिस पे अपने काम करते हैं। और जितने भी ऐसे स्पेशल स्किल के काम हो अभी तक ज्यादातर फेल्यूर ही साबित हुए हैं, उसमें कहीं कोई सक्सेस दिखाई नहीं देती है। और ये पेंडेमिक से जो डील करना है ये भी उसी का एक हिस्सा है। शुरू में जब तक इनको लग रहा था कि साहब हमने कंट्रोल कर लिया, तब एकदम फ्रंट पे दिखाई देते थे। अब जब उनको लग रहा है कि नहीं, चीजें हाथ से स्लिप हो रही है, चीजें पीछे जा रही है, चीजें गड़बड़ हो रही, तो एकदम से पीछे हट गए, एकदम से जाके। तो डोमेन एक्सपर्ट को अगर आप कंसल्ट नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन बार बार आती रहेंगी। ये इनके पिछले 7 साल में पहले भी कई बार आई है, और अगर ये अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो आगे भी इनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। डोमेन एक्सपर्ट को कंसल्ट करना, उनकी सलाह लेना, जो सब्जेक्ट को जानते हैं, सारी दुनिया में राष्ट्राध्यक्ष और जो हेड ऑफ स्टेट होते सब करते हैं। पता नहीं इनको क्या दिक्कत होती है उन सब कामों को करने में। जी ठीक है, उत्तम जी आपको जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मिनिस्टर्स तो बहुत हाइपर एक्टिव हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं उन्होंने तो कोरोनिल को प्रमोट किया, उन्होंने वो गाय पर जो है रिसर्च करवा रहे हैं, गायत्री मंत्र पर रिसर्च करवा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई डार्क चॉकलेट खाना चाहिए, तब जाके तनाव से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये मिनिस्टर्स तो बहुत एक्टिव है, लेकिन प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे हैं, और क्या सलाह दे रहे हैं ये सवाल है, और ये लोग जानना चाहिए। एक्टिव वो वहीं तक रहते हैं जहां तक वो अपना दिमाग ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री क्या सुनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, वही वो बात कहते हैं, वही लिखते हैं, वही ट्वीट करते हैं। ठीक है, गोबर से भी हो गया, हवन भी हो रहे हैं, रामायण का पाठ भी हो रहा है। विजय जी, आपको क्या लगता है कहां पे प्रॉब्लम? भाई आप तो आरएसएस को भी बड़े करीब से देखते हैं, आप बीजेपी को भी बड़े करीब से देख रहे हैं, और आपके बड़े मधुर संबंध नरेंद्र मोदी जी से रहे हैं। मैं कह रहा हूं रहे हैं। प्रॉब्लम किस लेवल पे? जो डोमेन एक्सपर्ट के समय कोई भी समझदार आदमी है वो डोमेन एक्सपर्ट की तो राय लेगा ना। ठीक है, आप कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात ना मानिए, ये मैं मान सकता हूं। बहुत सारे नेता होते हैं जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर को पपेट्स मान के चलते हैं। नीतीश कुमार की भी यही हालत है, अरविंद केजरीवाल की भी यही हालत, बाकी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की यही हालत है। लेकिन आप डोमेन एक्सपर्ट की बात अगर नहीं मानेंगे तो दिक्कत तो होगी ना। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम आशुतोष जी, आपने जो जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइसिव नहीं है, इनडिसाइसिव है, ऐसा तो है नहीं, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि सारे डिसीजन वो खुद ही करते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजंस जो है ना, वो प्रधानमंत्री के पास है। वो हर फैसले का निर्णय खुद करते हैं, चाहे वो नोटबंदी से लेकर वैक्सीनेशन तक का हो, लॉकडाउन का हो, कुछ और चीज़ों का हो, वो सारे डिसीजन वो कर रहे हैं। केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो, मुझे लगता ही नहीं है कि वो अब इस मोड में भी हैं कि वो कोई सलाह दे। वो जो आदेश मिलता है या जो जिम्मेदारी मिलती है उसे किस हद तक पूरा किया जा सकता है, उस पर कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, समझे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे वो राजनाथ जी हो या कोई और लोग हो, वो कोई सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सलाह की आवश्यकता अब किसी को नहीं है सरकार में।
और जो हरि कुमार जी ने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डोमेन एक्सपर्ट जो हैं वो उसकी सलाह कोई सरकार में नहीं ली जा रही और उसी की वजह से नुकसान हो रहा है। डोमेन एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि इस पेंडेमिक को किस तरह से निपटा जा सकता था, किस पेज में बात हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा, जो टेलीविजन पर भी आते थे, अखबारों में भी आ रही थी, बात भी हो रही थी कि सेकंड वेव आएगी, उसका किस तरह से होगा। और ये तो कोई मैथमेटिक्स बहुत बड़ी नहीं है जो उत्तम जी कह रहे हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है कि 180 करोड़ डोजेज चाहिए, तो उसको किस तरह से निपटाना है, किस तरह से लेना है, किस तरह से फैसला करना है। लेकिन आप खुद सारे फैसले करते हैं और डोमेन एक्सपर्ट्स की राय भी, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कि ली जाती हो, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है कि क्या होता है, लेकिन नहीं ली जा रही। आपने आरएसएस का जिक्र किया, आरएसएस भी कुछ सलाह देता होगा, लेकिन किसी की सलाह का कोई मायने मुझे फिलहाल नहीं लगता। और ऐसे में क्या होता है, जब अच्छा चल रहा होता है तो आपके पास सारे ताज इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो फिर उनको उनकी जिम्मेदारी लेने का काम कौन उठाएगा, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि सरकार के बहुत सारे मंत्री कोई बचाव के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं, मतलब केवल बिल्कुल आप हेल्थ मिनिस्टर जो है, हेल्थ मिनिस्टर का तो काम ही है, हेल्थ मिनिस्टर तो खुद जिम्मेदार होने चाहिए कायदे से। ठीक है, अभी तक तो हैरानी है कि आप इतना, हम लोग भी इतना ऑब्सेस्ड हैं प्राइम मिनिस्टर को लेकर और सारा सिस्टम इतना सेंट्रलाइज हो गया है, इसलिए हमने कभी सवाल ही नहीं खड़ा किया कि हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है। क्या हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है पहली? अगर वो नहीं कर रहे तो पहली जिम्मेदारी तो उनकी हो। हेड्स रोल डाउन करने की बात जो हरि जी कह रहे हैं, इंडिया उनको जिम्मेदारी दी गई होगी तब, बट विजय जी जब उनको जिम्मेदारी दी गई होगी तभी तो जिम्मेदारी लेंगे ना। आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि नहीं बनती है? नहीं विजय जी, आप ये कमजोर आदमी को छोड़ना चाहते हैं, उनको कोई निशाना नहीं बना रहा हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन पहले स्टेप पर तो होगा ना। आप अखबार में रहते हैं तो सब एडिटर ने गलती की तो सब एडिटर से भी तो पूछा जाता है ना पहले, एडिटर तो जिम्मेदार होगा ही। मैं प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो मंत्री भी इतने कमजोर साबित हुए हैं जिनको अपनी जिम्मेदारियों का यदि कोई निर्माण नहीं कर रहा तो उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ये मेरा कहना है। मैं इससे प्रधानमंत्री को, आप इसको गलतफहमी में मत रहिए, तो प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर, मैं कह रहा हूँ कि और जो मंत्री हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। इस पूरी सरकार में पीयूष गोयल के अलावा किसी मंत्री का, वो भी एक नए वैद्य हैं, वो हर चीज का इलाज उनके पास है। वो किसानों को सलाह देनी होती है तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी वही बैठते हैं। ऑक्सीजन की बात होगी तब भी वही फैसला करेंगे, जीएसटी की बात होगी तब भी वही फैसला करेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वहां पर कि कुछ लोग ही ये सारे फैसले करेंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और जो विशेषज्ञ है उनके लिए कोई जगह नहीं है सलाह देने। विजय, हाँ, अशोक को जोड़ना चाहूंगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस सरकार में 2014 से लेके कौन से कैबिनेट मिनिस्टर को अपने मंत्रालय का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने दिया, ये भी देखिए। पर्रिकर तो बहुत धाकड़ मंत्री थे, पर्रिकर तो बहुत अपने आप में धाकड़ थे। जब पर्रिकर केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर हो क्या है, और जब राफेल का फाइनल हो गया तो वो मछली खरीद रहे थे गोवा में, और जब उनको पूछा गया कि राफेल का सौदा हो गया, वो बोले मैं तो मछली खरीद रहा हूं, मुझे तो पता नहीं क्या खरीदता। ये तो स्थिति है हमारे यहाँ। आज कौन से मंत्रालय में, क्या किसी मंत्रालय में पूछा जाता है? हर्षवर्धन तो बहुत ही इस मामले में छोटे मंत्री बनते हैं। हर्षवर्धन ने थोड़ी सी कहीं आवाज उठाई होगी तो उठा के पटक के उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाल दिया, और उसके बाद फिर वापस वो आ गए हेल्थ में। अब तो वो मुंह से बोलते नहीं, सारी इंस्ट्रक्शंस वहां से आते हैं। तो ये भाई सिंपल सी बात बताता हूं, जब रेमडी रिसीवर का प्रॉब्लम आया, और जब रेमडी रिसीवर का प्रॉब्लम सारी दुनिया में हो रहा था, नागपुर में भी प्रॉब्लम हो रहा था, नागपुर में लोग मर रहे थे, वो अपने सांसद के गले पड़ गए जाके गडकरी के कि साहब ये रेमडी रिसीवर तो उन्होंने फार्मा वालों को बुलाया कि यार रेमडी रिसीवर ये है क्या, कहां से मिलेगा? ये बोले साहब 4 कंपनियां बनाती है देश में। बोले और नहीं बना सकती क्या? बोले वो लाइसेंस है, वो गवर्नमेंट से करना पड़ेगा। उन्होंने उससे मिला, बात की मिनिस्टर जो देखते हैं गुजराती, उन्होंने कहा कि साहब ये तो पीएम फैसला लेंगे, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं। उन्होंने मोदी जी को बोला कि ये कैसा करेंगे ये ऐसा, तो मोदी जी ने कहा तो क्या कर सकते हैं? बोले और फैक्ट्रियों को लाइसेंस दो, तो वो बोले तो फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी, टाइम लगेगा। बोले अरे ये मेडिसिन 10 फैक्ट्रियां बना सकती है यहाँ पे, फैक्ट्रियों के पास सब सिस्टम होता है। क्योंकि उन्होंने अपने, वो तो कोई नॉलेज वाले नहीं थे फार्मा के, उन्होंने फार्मा वालों की जो मीटिंग ली उसी में बोला नागपुर में, बोले ये इंजेक्शन कौन बनाएगा? तो वर्धा का एक बोला मेरे फैक्ट्री में बन सकता है, मेरे पास सारी सिस्टम है, बस लाइसेंस चाहिए। यही बात उन्होंने की, 11 कंपनियों का लाइसेंस दिलवाया। आज वो वर्धा वाली कंपनी 1 लाख रेमडी रिसीवर के डोजेज निकाल चुका है, 30,000 रोज बना रहा है। तो ये कोई ना कोई जाने वाले चाहिए, लेकिन गडकरी भी रोज रोज थोड़ी जाएगा। 4 बार गडकरी गया और गडकरी का नाम हो गया कि अगली बार गडकरी को भी फोन पे आते नहीं कोई।
क्योंकि इस आदमी को ये भी डर है कि किसी को भी क्रेडिट जाए तो मेरे क्रेडिट का क्या। सवाल ये है, ये जो आपने इसके पहले कोई कह रहा था कि ये थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है वो इतने बड़ी 56 इंच का सीना बोलते हैं लेकिन बहुत डरते हो, वो हर कैबिनेट मिनिस्टर से डरते हैं, इससे ज्यादा पब्लिसिटी होगी तो मेरा क्या होगा। आपने देखा होगा 26 जनवरी के परेड के बाद साथ में डिफेंस मिनिस्टर चल रहे तो उन्होंने हाथ से पीछे किया उसको, क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहे थे। जो आदमी इतना कॉन्शियस हो कि मेरे साथ कोई हो और वो फोटो में आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा। बेसिकली आपके कहने का मतलब ये कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया, इस वजह से दिक्कत पैदा हो। सेंट्रलाइज्ड नहीं यार, एक वन मैन शो चल रहा है, वन मैन शो चल रहा है। ठीक है, वन मैन शो, इस वजह से दिक्कत। स्मिता देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज सिर्फ जोड़ना चाह रही हूँ आशुतोष, जिस बात का जिक्र विजय जी कर रहे थे, और पर्सनालिटी उनकी अब जो भी हो नरेंद्र मोदी जी की, उस पर भी मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ये भी सही है कि एक तो देखिए इनकी मुझे बेंच स्ट्रेंथ बहुत कमजोर नजर आती है गवर्नमेंट में बेंच स्ट्रेंथ है नहीं। आप जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी अगर आप बाहर देख लें, और सीसीएस के अंदर जो आज जो इनके कैबिनेट के नेता आज सामने बैठे हैं, वो नेता मिनिस्टर्स कम और बतौर प्रवक्ता ज्यादा नजर आते हैं। हरदीप सिंह पुरी हो, डॉक्टर एस जयशंकर हो। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊं, क्योंकि हम सभी को बहुत एसओएस कॉल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, कोई बेड के लिए मांग रहा होता है, कोई ऑक्सीजन मांग रहा होता है। परसों एक फोन कॉल आया एक शख्स का, जिन्होंने कहा कि एक फलाना एम्बेसी है जिनके एक शख्स, एक डिप्लोमेट यहाँ अभी इंडिया पहुंचे हैं, मैं एम्बेसी का नाम नहीं लूंगी, एज ए डिफेंस अटैची पोस्ट हुए हैं, और वो और उनकी बीवी पिछले 20-25 दिन से अपने घर में बहुत घबराए बैठे हुए हैं, उनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? मैंने कहा देखिए, इसमें तो सबसे पहले उनको अपने एम्बेसडर के जरिए जो है एमईए से नाता साधने की जरूरत है, उनसे संपर्क साधने की जरूरत है। और दिक्कत यह है कि अगर तो एमईए को पता चल गया कि ये शख्स किसी और की मदद ले रहा है एमईए के ढांचे के बाहर, तो पता चला कि उन्हीं को जो है डिमांड इश्यू कर देंगे कि भाई आप अपने देश वापस लौटो। ये तो हाल है कि न्यूजीलैंड एम्बेसी, फिलीपींस हाई कमीशन, न्यूजीलैंड हाई कमीशन और फिलीपींस एम्बेसी ने मदद मांग ली, श्रीनिवास बीवी ने जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे दिए, तो जयशंकर ने एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्रंट खोल दिया ट्विटर पर जाकर, और इन एम्बेसीज के एम्बेसडर्स को पुल अप कर लिया गया। यानी कि आपने मदद क्यों मांगी इस देश में, वो अपने आप में गुनाह तय कर दिया गया। तो ये सारे जो मेन थे, इन लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑन अ ग्लोबल फोरम फॉर इयर्स। अगर आज इनकी अपनी एक इंडिविजुअल सोच इतनी सर्विट्यूड वाली हो गई है कि जहां वो सिर्फ कुर्सी बचाने के अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं, मोर लॉयल देन द किंग्स होने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ ये निश्चित रूप से इट्स कमिंग फ्रॉम द टॉप, लेकिन इट्स अ प्रॉब्लम कि कैबिनेट में आज वो स्पाइन नहीं है, वो वॉइस नहीं है टू बी एबल टू स्टैंड अप टू द मेन हु आर टेकिंग दीस डिसीजंस। बिल्कुल प्रेम, आप सहमत हैं इस बात से? जी, मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता था। देखिए, जी, नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने निर्णय नहीं लिए, लेकिन क्या है कि वो परसेप्शन एक क्रिएट करते हैं और उस परसेप्शन से अपना ऑरा भी क्रिएट करते हैं, सरकार को सफल भी बताते हैं, चुनाव भी जीतते हैं। सब कुछ जब तक सही चल रहा था, वो परसेप्शन जीत रहा था, तब तक ठीक है। इवन उस समय भी जब उन्होंने कहा था कि हमारे देश में न कोई घुसा है न घुसा हुआ है, आप देखिए वो कितना गलत होते हुए भी वो बात फिर भी वो जीत गए। पॉलिटिकल लड़ाई वो हारे नहीं, उस समय भी परसेप्शन उन्होंने फिर भी जीत लिया। लेकिन यहाँ पर जो पेंडेमिक आया, सेकेंड वेव आया, और एक वो परसेप्शन क्रिएट करना चाहते थे कि हमने कोरोना को हरा दिया है दुनिया में, वो कह रहे थे, उस परसेप्शन को वो आगे फैलाना चाहते थे। लेकिन अचानक सेकेंड वेव ऐसा आया, गांव गांव में आज जो स्थिति है, ये जो भी बात बोले वो परसेप्शन अब क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब ये है कि इसको वो कैसे टैकल करेंगे, इसको वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मिसिंग हो गए, इसलिए मिसिंग है। और हर परसेप्शन क्रिएशन के दौर में उनकी टीम जो रही है यसमैन के तौर पे रही है। और ये पहली बार ये भी डेमोक्रेसी में साबित हुआ है कि बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत की सरकार भी देश की दुश्मन हो सकती है, आम जनता की दुश्मन हो सकती है। इससे बेहतर है कि खिचड़ी सरकार कम से कम वो दबाव में रहती है, जनता के दबाव में रहती है। ये सोचने का भी वक्त आ गया है। ये मैं बात जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल प्रेम, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। और इस देश के अंदर जितना विकास 1991 के बाद से आर्थिक विकास अगर आप देखें, तो चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो या मनमोहन सिंह की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, विकास लगातार हुआ है और देश ने तरक्की देखी है। तो आपकी बातों को भी इस देश को कम से कम ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन एक बात जो बहुत चिंता की बात वो है कि जब इस देश की कैबिनेट में ऐसे लोग हैं
जो कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो अगर चुप रहते हैं, जैसे राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी जैसे लोग भी इस संकट के समय में अगर चुप है तो क्या इतिहास उनको माफ करेगा? और ये भी सोचने की बात है कि आखिर ऐसे लोग क्यों चुप हैं, किस वजह से चुप हैं। एक जमाना था जब इंदिरा गांधी के सामने चंद्रशेखर उठकर खड़े हो जाते थे, मोहन धारिया उठ के खड़े हो जाते थे। आज राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और तमाम दूसरे बड़े नेता उठकर खड़े क्यों नहीं हो पाते? उन्हें किस बात का डर है? राजनीति और उम्र के इस मकाम पे आने के बाद अब उनको क्या खोना और क्या पाना है? अगर अभी भी पाने की लालसा है और अभी भी डर है तो इसका मतलब यह है कि आप शायद जो है जिस राजनीति को आप करने आए थे वो शायद नहीं कर पा रहे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।